हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग जीएसटी 2.1, क्योंकि जीएसटी सेकंड सेमेस्टर पे पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न फाइलिंग के कंटेंट में यूनिट 1 को कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 में हम लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्या, रिफंड। तो अब आपको रिफंड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आज कुछ स्लाइडें लूंगा आपको समझाने के लिए। डायरेक्टली आप देखें कि जीएसटी रिफंड यहाँ पर गिवन है और इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रिफंड्स जिनको कि क्लेम किया जाता है जीएसटी के लिए कौन कौन से हैं। रिफंड्स तभी यूज हो रहा है कि जब आपकी तरफ से मनी एक्सेस डिपॉजिट किया जा चुका है। ये किन किन से रिलेटेड है, इसमें मैं नंबर 1 पे आता हूँ। एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं। इसी में ही आपकी तरफ से जो एक्सेस मनी डिपॉजिट है उसके लिए जब आप क्लेम करते हैं तब ये एक्सेस बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद पॉइंट तो नहीं गिवन है, मगर आप देखिए कि पॉइंट नंबर 2 है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इस अकाउंट में जब आपने एक्सपोर्ट करी हुई सर्विसेज तो वहाँ पर जो आपका एक्सेस फंड है उसको हम लोग रिटर्न करते हैं। इसी तरीके से जब हम सप्लाई करते हैं, कहाँ से, SEZ यूनिट की, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जेड जो है जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट से विद पेमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि पहले आप टैक्स पे कर देते हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज भी मिलती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, तो इसके ऊपर रिफंड किया जाता है। आप सभी लोग बहुत ढंग से वाकिफ होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट पे। जिनको अगर दिक्कत है तो उनके लिए मैं एक अलग से, क्योंकि कंटेंट यहाँ पर वो यूज नहीं है SEZ, तो मैं SEZ के ऊपर अलग से एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स पब्लिक सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जब हम लोगों ने बात करी थी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए, तो वो सब जोन से रिलेटेड टर्म थे और वहां पर हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आईटीसी पहले से जो आपने टैक्स दे रखा है गुड्स को जो यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके ऊपर आईटीसी क्लेम करने की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो इस सेक्शन की वजह से जो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं उनके वजह से अगर कोई क्लेम आपका बनता है तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट एंड SEZ डेवलपर्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब दो बातें यहाँ पर हुई। पहला तो आप इसी के साथ पॉइंट देखिए, ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स है और यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे कि ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, क्योंकि कंटेंट बेटा यहाँ पर अलग अलग होते हैं। एग्जम्प्टेड गुड्स होते हैं, प्रमोशंस का पार्ट होता है, उसी लिए हमें इनको अलग अलग पढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू डीम्ड एक्सपोर्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले समझ लें कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। तो जो माने गए एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए टर्म दिया गया है, इस पे आपका एक्सेस मनी रिफंड होगा। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट एंड अपील। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। अब इसमें बात आती है असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट और अपील। इनसे रिगार्डिंग फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं असेसमेंट क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है और अपील क्या होती है। तो ये आपने यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स देखे जो कि काफ़ी वाइड हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं
जो कि काफ़ी वाइड हैं और काफ़ी कुछ इसमें कवर अप होता है जीएसटी रिफंड के सेगमेंट को लेकर के। आगे अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिफंड्स कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द फॉलोइंग सीनरियोज। अभी तो आपने देखा कि हम रिफंड फटाफट फटाफट हम रिफंड ले रहे हैं, रिफंड के लिए हम क्लेम कर देंगे, मगर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोगों को रिफंड को क्लेम करने का राइट नहीं होता। जो भी टैक्सेबल पर्सन है वो रिफंड को क्लेम नहीं करता। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 है, नो रिफंड ऑफ यूटिलाइज्ड आईटीसी इज अलाउड इन केसेस वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर इसका क्या मतलब है? बेटा जो आईटीसी है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो आप समझ ही गए। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप ऑलरेडी एक जगह यूटिलाइज कर चुके हैं। कहाँ पर यूटिलाइज कर चुके हैं? जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया कहने का मतलब ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और ये अब चला जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए। तो जब एक्सपोर्ट ड्यूटी, सर एक्सपोर्ट ड्यूटी बेटा जीएसटी में कस्टम लॉ को नहीं रखा गया है, कस्टम लॉ जीएसटी से अलग है। तो कस्टम लॉ में एक्सपोर्ट ड्यूटी टर्म आता है और उस जगह पर जब हम इसका यूज कर रहे होते हैं तब हम जीएसटी पे आईटीसी का क्लेम जो है वो रिफंड नहीं कर मांग सकते। सेकंड, और कब कर नहीं सकते? यहाँ पर भी हम आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। सिचुएशन देखिए, इफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसने क्या ले लिया? ड्रॉबैक ले लिया या रिफंड ऑफ जीएसटी ले रखा है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है आपको समझने के लिए, वो ड्रॉबैक आ रहा है। ड्रॉबैक का मतलब है कि ऑलरेडी किसी प्रोविजन में ऐसा दिया गया कि आपने गुड्स को यूज किया एक्सपोर्टेड गुड्स बनाने के लिए, उस जगह पर जो आपके पास कॉस्ट बढ़ करके आ चुकी है टैक्स की वजह से, उसको गवर्नमेंट से क्लेम करके आप रिफंड ले चुके हैं। या फिर ये रिफंड जो है वो आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड सर्विस और टैक्स रिलेटेड है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम आते हैं, नो रिफंड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक पे हम क्यों नहीं रिफंड ले रहे हैं? बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जिसको आपने परचेज कर लिया है और अभी ये आपके अकाउंट में है और आगे चल करके जब आप इसको सेल करेंगे तब आप इस टैक्स का पेमेंट करते हैं। अभी आप तो टैक्स जो पे कर चुके हैं वो सेल करते समय आप कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद ही आप जो है उसके ऊपर आईटीसी क्लेम करते हैं। तो अभी अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई टैक्स ऐड है तो इसका मतलब आपने परचेज करते समय टैक्स वो पे कर दिया है, तो इसका क्लेम अभी आपको नहीं लेना है। ये जब आप सेल करेंगे तो उस टाइम पे जो कलेक्टेड टैक्स होता है तब वो आईटीसी के रूप में एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट दिखाता है। इसीलिए देखो दे रखा है एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट सप्लाई टू इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आपको क्लेम नहीं लेना है। तो ध्यान देना होगा ये तीनों ही क्लेम आईटीसी से आपके रिलेटेड हैं। शॉर्ट में अगर हम इसको समझें तो पहला जो आईटीसी है वो एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए प्रॉपरली यूज हो चुका है, तब हम नहीं लेते हैं। दूसरा जो आईटीसी है उसको हम रिफंड या ड्रॉबैक ऑलरेडी ले चुके हैं किसी सप्लाई पे। और तीसरा जब ये क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड हो तब हम इनके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको इतने समझ में आ गए होंगे कि रिफंड जो है हमें कब क्लेम नहीं करने चाहिए। कुछ स्टूडेंट चाहेंगे कि सर ये हमें नोट्स मिल जाएं। बेटा ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड किया जा चुका है, तो आप वहां से देख करके इसको प्रॉपरली नोट कर चुके हैं। अब आगे आते हैं मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेस जो होगा जीएसटी के लिए। तो प्रोसेसिंग ऑफ जीएसटी इज नॉट अ टिपिकल थिंग, क्योंकि आप पहले ही प्रोसेस पूरा जीएसटी के लिए पढ़ चुके हैं। इसमें भी स्टेप वाइज अगर हम वर्क करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ, द एप्लीकेंट हैज़ टू फाइल फॉर्म जीएसटी आरएफडी। तो सर क्या ये याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा, जैसे आप लोगों ने रिटर्न के समय में याद किया था उसी तरीके से रिफंड में भी याद करें, मगर रिफंड के लिए नेम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आरएफडी, तो शॉर्ट में रिफंड के लिए आरएफडी वर्ड यूज होगा। 01A आपको ले भरना होता है। सर ये फिर हमें कहाँ मिलेगा जा करके?
आपको पता है कि हम लोग जीएसटी में जब काम करते हैं तो पोर्टल पे करते हैं, तो जो कॉमन पोर्टल है वहीं से हम लोगों को जीएसटी का ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। देखो लिखा ऑन ए कॉमन पोर्टल एंड ए प्रिंट आउट ऑफ फॉर्म along with ARN to be submitted before jurisdictional proper officer। तो यहाँ पर हमें ARN के साथ में इसको अटैच करके देना होता है जो भी वहाँ का प्रॉपर ऑफिसर होगा उस जुरिडिक्शन का, क्योंकि हर एक एरिया का अलग अलग ऑफिसर होता है, थोड़ी केरल का ऑफिसर है तो आप उत्तर प्रदेश में दे देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एप्लीकेबल शैल बी फिल्ड बिफोर जुरिडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर। पेपर के साथ साथ में कुछ ऐसे सबूत हैं जो डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, उनको हमको अटैच करके देना होता है। नेक्स्ट एज पर द सर्कुलेशन, ये 2018 में सर्कुलर आया था। सर ये क्या सर्कुलर नंबर हमें याद करना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सर्कुलर का मेन पॉइंट आप लिख लें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। द रिफंड एप्लीकेंट also upload the required documents statements on common portal. In this case, neither the application nor the supporting documents are required to be submitted physically। तो क्या मतलब है कि अगर हम ऑफिसर के पास जा करके इसको प्रॉपर वे से सबमिट नहीं करना चाहते तो हम क्या करें, इसको हम पोर्टल पे डाल दें। द एप्लीकेंट हैज़ द ऑप्शन टू फाइल द फिजिकल डॉक्यूमेंट टू प्रॉपर ऑफिसर और अपलोड। इसका मतलब है कि दोनों बातें उसके पास हैं, तो चाहे तो वो पोर्टल पे ही जो एविडेंस हैं उनको अटैच करके दे दे, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है उस जुरिडिक्शन एरिया का वहाँ पर जाकर के उसको दे दे। तो इसमें से जो इजी लगे उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर पोर्टल पे एक बार अपलोड कर दिया तो उसकी हार्ड कॉपी संभाल के नहीं रखनी है। ज़रूरत पड़ने पर वो एक एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जाएगा और इसको आपको संभाल करके रखना होता है। नेक्स्ट आते हैं मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ जीएसटी रिफंड्स। मैनुअल फाइलिंग के केस में क्या करेंगे बेटा, पोर्टल का तो यूज़ पड़ेगा ही, मगर आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले आते हैं द अमाउंट क्लेम एज रिफंड इज डेबिटेड फ्रॉम द अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो आ गया ना कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आ गया जो कि पोर्टल का पार्ट है। तो वहाँ पर आप इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्लेम करते हैं उस रिफंड के लिए, डेबिट करेंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये का क्लेम करना है तो 10,000 का आप इस जगह क्लेम करते हैं। आफ्टर देन कॉमन पोर्टल जनरेट ए प्रूफ ऑफ डेबिट ARN एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। कुछ स्टूडेंट अभी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर मैसेज डाल रहे हैं कि ARN पहले था उस जगह, उस फुल फॉर्म को हम नहीं समझ पा रहे थे क्या था। तो देखिए ARN अब आपके लिए फुल फॉर्म दे दिया गया, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। तो कॉमन पोर्टफोल जो पोर्टल है उस पर जो प्रूफ जनरेट किया गया है उसके लिए इस नंबर का होना ज़रूरी है। Then, where the refund is claimed due to inverted tax structure, the applicant has to file statement 1 and statement 1A। बाकी रूल वगैरह आपको याद नहीं रखने हैं, तो अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना होगा और अपने आंसर में इस चीज़ को मेंशन आप करेंगे। आफ्टर देन जब हम फाइल रिटर्न करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है जीएसटी रिटर्न की, तो क्या होना चाहिए? तो मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग जीएसटी रिटर्न के लिए ये फॉर्मेट है। इस तरीके का फॉर्मेट आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1A, जैसा कि अभी अभी आपने यहाँ देखा था कि जो हमें एप्लीकेंट्स जो हमारा है उसको फाइल करना है तो वो स्टेटमेंट 1 फाइल करेगा, स्टेटमेंट 1A। तो इसका फॉर्मेट ये गिवन है। इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो गिवन है इस केस में टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, देन टैक्स पेबल, जो क्लेम करना चाह रहे हैं तो उस समय जो इन्वर्ट हुआ है नए रूल के वजह से वो वैल्यू कितनी थी, उसके ऊपर टैक्स कितना था। फिर पॉइंट नंबर 3 उसका एडजस्टमेंट बताता है। पॉइंट नंबर 4 नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट बताता है कि जितना आपको रिटर्न मिलना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर नेट टैक्स पॉइंट नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि आपका आईटीसी है। उसके बाद में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्योंकि प्रपोर्शन है तो इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। बाकी अभी तक का जो टैक्स पेबल था, क्योंकि इस पोर्शन से आप ध्यान से देखिए कि अगर हम ये फार्मूला लगाएं तो इस फार्मूले में अगर हम 2 वाले स्टेप को अलग कर दें, सिर्फ हम इतने को स्टेप को लें, तो ये आपकी जीएसटी की वैल्यू को बताता है।
और पॉइंट नंबर 2 देखो, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रिलेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये कितना होना चाहिए तभी आप क्लेम करेंगे। सपोज करो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 10,000 और इस जगह जो होना चाहिए क्लेम की वैल्यू जो पेमेंट की है वो 8,000 है, तो एक्सेस वैल्यू आपकी 2,000 रुपये निकल के आई, तो ये 2,000 के लिए आपको क्लेम करना है, मगर इस प्रॉपर फॉर्मेट को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन सर क्या दूसरा फॉर्मेट भी? यस, तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये पहला कौन था? स्टेटमेंट 1 था रूल 89 का, फिर दूसरा स्टेटमेंट 1A, ये भी फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट के थ्रू भी आप फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में मोस्टली ये फॉर्मेट बनाने को नहीं आता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। आफ्टर देन जब आप फॉर्मेट फिल कर लेते हैं तब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगले स्टेप के लिए यहाँ पर आते हैं, इन केस रिफंड इज क्लेम, चलिए आपने रिफंड एक्सेस दिया था 2,000 क्लेम कर दिया, ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ग्रांटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला। तो अब किसकी बात हो रही है? जीरो रेटेड सप्लाई की बात हो रही है, क्योंकि जो लिंकअप था उसमें आपने परचेज करा और फिर आगे उसको आप सेल कर रहे हैं, और यहाँ लिंक जो है वो जीरो रेटेड में निकल करके आ रहा है, तो कितने परसेंट आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाए जो कि रिजेक्ट नहीं हो, तो इसका कैलकुलेशन रिफंड अमाउंट का नीचे फार्मूला है, इसके थ्रू कर सकते हैं। सर क्या फार्मूला? ये देखिए बेटा फार्मूला रिफंड अमाउंट का। आप क्या करेंगे? रिफंड अमाउंट टर्नओवर ऑफ जीरो बेस्ड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई दिक्कत की बात नहीं, दो चीज़ों की बात कर रहा है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों अगर कंबाइन है या सेपरेटली हैं, उन दोनों को आपने एक साथ ले लिया और फिर प्रपोर्शन लगाना है। प्रपोर्शन किसका लगाना है? नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर। अगर हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिखें तो ये हो गया नेट आईटीसी, तो एन आई टी सी लिखा और उसके बाद एडजस्टेड टर्नओवर लगाया जो टोटल टर्नओवर है, तो इसके प्रपोर्शन से ही आपको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। जब इस प्रपोर्शन से आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो रिफंडेड टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। पढ़ लीजिए एक बार, किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू में। जब बात करी थी हम लोगों ने डीम्ड एक्सपोर्ट, तो बताया था कि आगे हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए बात करेंगे। माना गया एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? द रिसिपिएंट और द सप्लायर कैन अप्लाई रिफंड टैक्स एंड डीम एक्सपोर्ट सप्लाई। तो इसके लिए जो प्रोविजन गिवन है हम इसको यूज करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद रखी जाती है कि आप डीम्ड एक्सपोर्ट को समझा दें, माने गए एक्सपोर्ट को किस किस कंडीशन में इनको लिया जाता है। अभी आगे आने वाले चैप्टर में ये पूरा डिटेल से कवर अप बेटा किया जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ द रिफंड इज क्लेम बाय द सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, तो अब डीम एक्सपोर्ट के ऊपर बात चल रही है कि जो डीम्ड एक्सपोर्ट के लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं टैक्सेबल पर्सन, तो वो किस तरीके से रूल को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए ये जो पैराग्राफ दे रखा है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है, बस आप ये नीचे वाले टर्म को ध्यान दीजिए, इससे काम आपका चल जाएगा। इन केस द रिफंड इज क्लेम बाय द रिसिपिएंट ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई and undertaking by the deemed export supplier that he shall not claim the refund in respect of such supply is required to be furnished manually। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि आपको बीच में एक लेक्चर डीम एक्सपोर्ट के ऊपर भी दे दिया जाए ताकि कंटेंट समझ में आ जाए। आगे आते हैं। इस केस में इन केस ऑफ रिफंड इज क्लेम्ड बाय द सप्लायर ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, तो फिर फॉर्मेट की बात होगी। ये इस फॉर्मेट में दिया गया है कि ऐसे सीक्वेंस में हम लोग ऐसे डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए फॉर्मेट को डेवलप करेंगे और ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। अब बार बार आपको डीम्ड एक्सपोर्ट को लेकर के दिक्कत आ रही थी, तो मुझे लगा कि डीम एक्सपोर्ट को भी डिफाइन कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, डीम एक्सपोर्ट रिफर्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नॉट सर्विसेज। तो इसके लिए क्लियर है कि इसमें हम गुड्स की बात कर रहे हैं विच आर notified as deemed export under section 147 of CGST and SGST Act. The supply do not leave India. The payment for such supply is received either in Indian rupee or in convertible foreign exchange.
Deemed export are not zero rated supply by default, unlike the regular exports. Hence, all supply notified as supply for deemed export will be subject to levy of tax. Such supply can be made on payment of tax and cannot be supply under the bond. However, the refund of tax paid on supply regarded deemed export is admissible to either the supply और द रिसिपिएंट. तो सप्लायर जो भी होगा, रिसिपिएंट होगा, जो क्लेम करेगा, उसको ये चीज वापस पैसे इसके मिल सकते हैं. द एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी फाइल्ड बाय द सप्लायर और रिसिपिएंट ऑफ डीन एक्सपोर्ट सप्लाई एज केस में भी. तो इस जगह पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डीम एक्सपोर्ट का जब जब मतलब हो, तब हम लोग सेक्शन 147 में CGST के लिए बात करेंगे. और जो भी सप्लाई है वो इंडिया से बाहर तब तक नहीं जा सकती जब तक कि आप इसका पेमेंट ना करें. एक्सपोर्ट तो मान लिया गया है कि ये एक्सपोर्ट हो रहा है, डीम्ड है, माना गया एक्सपोर्ट, मैंने बोला ना, मगर ये डायरेक्ट बाहर नहीं जा रहा है. इसके ऊपर आप जो है वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. देन इसमें क्या क्या सप्लाई आ सकती है उसका डिस्क्रिप्शन है. 1 2 3 4 देखिए. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस अथोराइजेशन. अब एडवांस अथोराइजेशन एक टर्म आ जाएगा, इस पर ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं. सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स भी है, सप्लाई भी है रजिस्टर्ड पर्सन जो ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पे काम करते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स हैं बाय बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर. सर इन सब का क्या मतलब है? बेटा इन सब का मतलब ये रहता है कि जो भी गुड्स हैं अगर वो आपको एक्सपोर्ट करने, मान लीजिए आप ये एक पार्टी हैं, आप कहाँ पर है, इंडिया में हैं, और इस कंडीशन में आपको यूएसए में गुड्स को सप्लाई करना है, आप यूएसए को गुड्स देना चाहते हैं, तो ये गुड्स इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ से यहाँ इसका पेमेंट भी आपके पास नहीं आ सकता. तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें हम बीच में यूनिट कुछ होती है उनको ऐड करते हैं, जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नंबर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है. तो इस जगह पर जैसे ही आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो एक्सपोर्ट करते समय में आपको एक मिलता है लेटर ऑफ क्रेडिट. ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इसको आप अपने बैंक को देते हैं. सर हम ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह ये है कि जब ये बैंक होगा, क्योंकि RBI से परमिशन ले चुका है और आप डायरेक्ट फॉरेन से मनी नहीं कर सकते, तो एग्जिम बैंक का भी रूल यूज होता है. एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यूनिट एग्जिम. तो यहाँ से ये जो आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है ये जाता है फॉरेन वाले बैंक में. अब यहाँ पर ये गारंटी जनरेट हो गई है. अब इस जगह पर इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र करी जाती है, क्योंकि ये किस कंडीशन में होता है? जब इंडिया देता है, ये इंडिया देता है इम्पोर्ट की कंडीशन में लेटर ऑफ क्रेडिट, और जिस समय एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर ये लोग अपने यहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट भेजते हैं, हाँ हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम पेमेंट कर दें. और जब तय हो जाता है, पेपर आ जाता है, तब फिर आपका जो शिप होता है वो यहाँ से मूव करता है कंटेंट को ले करके और दूसरे देश में जाता है. क्योंकि दूसरी कंट्री में मान ली चला गया और पैसे उसके नहीं मिले तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो गुड्स रखे गए हैं, तो जो गुड्स होंगे वो गुड्स एक्चुअली डिलीवर तो हो नहीं जाते हैं. उसके लिए कैलकुलेशन की जब बात होती है तब वो डीम्ड एक्सपोर्ट के पार्ट में आ जाते हैं. अब इसमें एक बात आती है एडवांस अथोराइजेशन. सर इसका क्या मतलब है? चलो आया है तो ये भी समझ लो. जब एडवांस अथोराइजेशन का मतलब क्या है? एडवांस अथोराइजेशन मीन्स, क्या मतलब है? एन अथोराइजेशन इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. मैंने बोला ना फॉरेन ट्रेड आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है और फिर एग्जिम भी आ जाता है. तो इनको जब यूज किया जाता है, ये सब एंट्री करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो वर्क होंगे उनकी अथॉरिटी आपको मिल जाती है. अधिकार जिसे पूर्व में दिया जाता है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री जो वर्क है उनको लिए वर्क यूज किया जाता है. तो अब आप लगभग समझ चुके होंगे कि डीम्ड